हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम सिंघल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीए मेगा सिंघल पे। तो जैसा कि हमने अपनी पहले की वीडियोस में मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, तो उसी तरह आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इन फंड ट्रांसफर। इनमें से कौन सा मोड जो है वो फास्टेस्ट होता है फंड ट्रांसफर। अगर हम फंड ट्रांसफर करते हैं किसी को, तो क्या नेफ्ट सबसे तेज होता है, या फिर आईएमपीएस, या आरटीजीएस, या फिर एईपीएस। तो इनमें से सबसे फास्ट कौन सा होता है? आईएमपीएस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सेकंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म आईएफएससी कोड। इनमें से मतलब जो हमारा आईएफएससी कोड होता है बैंक का, जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है उसमें ये कह रहे हैं कि कितनी डिजिट्स होती हैं। तो सब लोग अपनी बैंक की पासबुक में चेक करेंगे कि उनके आईएफएससी कोड में कितने डिजिट हैं। तो आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? 11 डिजिट होते हैं। सब लोग देख लेंगे, अगर किसी में 12 निकल आए तो जाके एक एक डिजिट बैंक को वापस करके आनी पड़ेगी आपको। तो आईएफएससी कोड में 11 डिजिट होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ऑन डिसऑनर अ प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर। डिसऑनर होने पर प्रोमिसरी नोट में इसमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? नोटिंग की, एक्सेप्टिंग की, डिस्काउंटिंग की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर डिसऑनर होता है तो प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। एक्सेप्टिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक्सेप्टिंग। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये इन अनसिक्योर्ड एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट या अनसिक्योर्ड होता है। जो प्रोमिसरी नोट है, आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर और एक होता है अनसिक्योर्ड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली क्या है? अनसिक्योर्ड में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, which command is to be given to print a document at keyboard। इनमें से कौन से कमांड का यूज किया जाता है? बेसिकली शॉर्टकट ये पूछ रहा है प्रिंट करने के लिए, तो वो सबको पता है क्या होता है? कंट्रोल+P। ये पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता था, अभी मुश्किल है आना, बट ठीक है। कंट्रोल+P, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, आरटीजीएस स्टैंड फॉर। आरटीजीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है रियल टाइम ग्रैब सेटलमेंट, दूसरा कह रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तीसरा है रियल रोल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या फिर रियल टेबल ग्रॉस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म में से क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है, हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड इन। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आरबीआई का हेड ऑफिस इनमें से कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, या चेन्नई में। तो आरबीआई का कहाँ पे है? जो हेड ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो मुंबई है उसको फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि जो आरबीआई है वो मुंबई में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इन विच ईयर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इनमें से किस ईयर में जो 14 बैंक है वो नेशनलाइज हुए थे? तो देखिए, इसमें 14 बैंक का पूछा, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी तक टोटल कितनी बार नेशनलाइज बैंक हुए हैं? 2 बार हुए हैं। 2 बार हुए हैं, राइट। एक बार कब हुए हैं? एक बार हुए थे 14 बैंक, और दूसरी बार में कितने हुए थे? 6 बैंक। तो 14 बैंक पूछा है, ये कब हुए थे? 1969, 1971, 1973, या फिर 1977। तो पहली बार जब बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में हुए थे 14 बैंक, और जो 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे ये हुए थे 1980 में। तो अगर इसने एक बार 14 बैंक का पूछ रखा है, तो मे बी वो अगली बार पूछ सकता है कि 6 बैंक कब नेशनलाइज हुए थे, तो वो हुए थे 1980 में। इसको आप इसी क्वेश्चन के साथ नोट करके रख लेंगे, या अपनी जो भी आपकी फैक्ट शीट आपने बनाई होगी उसमें आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, प्लास्टिक मनी मीन्स। इनमें से प्लास्टिक मनी का क्या मतलब है? प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर ए इज डेबिट कार्ड, बी इज क्रेडिट कार्ड, सी बोथ ऑफ एबव, और नन ऑफ द एबव। तो कह रहे हैं क्या डेबिट मनी प्लास्टिक कार्ड होती है? जी बिल्कुल होती है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी होती है? हाँ जी होती है। तो ए और बी दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इन विच ईयर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड।
इनमें से किस ईयर में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा है 1925, चौथा है 1930। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1920 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 इज EFT स्टैंड फॉर। इनमें से EFT की फुल फॉर्म, जैसे ऊपर RTGS की पूछी थी, अभी EFT की पूछ रहा है। ऐसी ही नेफ्ट की पूछी जा सकती है या IMPS की पूछी जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो EFT की क्या फुल फॉर्म है? तो मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी बैंकिंग के टर्म्स हैं, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी है, तो एक बार उनको गो थ्रू कर लिया जाए। कुछ तो इसी में ही मिल जाने वाले हैं। EFT का क्या है? पहला ऑप्शन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर, तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चौथा कह रहा है इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। तो इनमें से EFT की फुल फॉर्म क्या होगी? तो EFT की फुल फॉर्म हमें पता है क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये बी नहीं है, सी है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय। तो जो बैंक है वो कैसे क्रेडिट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं क्रेडिट को? तो ये जब हमने मनी एंड बैंकिंग की जो वीडियो बनाई थी, जब मनी एंड बैंकिंग के हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हमने ये देखा था इस टाइप का कि जो बैंक है वो कैसे क्रेडिट करता है, जो कैसे क्रिएट करता है क्रेडिट को। तो हमने देखा था कि उनका जो मेन सोर्स होता है वो होता है लोन, जो वो लोन देते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है एडवांसिंग लोन, दूसरा है परचेजिंग सिक्योरिटी, तीसरा कह रहा है बोथ ए एंड बी, और चौथा कह रहा है नन ऑफ ए एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, पहला तो हमें पता है कि पहला तो है एडवांसिंग लोन, कि वो लोन के द्वारा क्रेडिट को क्रिएट करता है। बट जो ऑप्शन नंबर बी है ना, परचेज सिक्योरिटीज, ये भी एक सोर्स है जिससे जो बैंक है वो क्रिएट करता है क्रेडिट। क्या होता है कि जो बैंक है वो गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है, और फिर इससे क्या होता है कि जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट से या फिर मार्केट से सिक्योरिटी परचेज करता है, जिससे इससे भी जो क्रेडिट है वो क्रिएट होता है, जो पैसा है जाता है मार्केट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी एडवांसिंग लोन भी और बाय परचेजिंग सिक्योरिटी भी बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट को। राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्केड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक द नेम ऑफ स्केड्यूल बैंक इज इंक्लूडेड। तो रिजर्व बैंक के कौन से स्केड्यूल में शेड्यूल बैंक की बात होती है? तो इसका आंसर है सेकंड। सेकंड शेड्यूल में, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि स्केड्यूल बैंक की बात किस शेड्यूल में की जा रही है, तो वो सेकंड में की जा रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP is allowed during verification of account and it stands for। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। OTP की फुल फॉर्म पूछी गई है, दिन में 10 बार OTP का हम इस्तेमाल करते हैं, तो OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑनलाइन टेस्ट पासवर्ड। सही है? नहीं। OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड, ओनली टाइम बीइंग पासवर्ड, या ऑनलाइन ट्रेंड पासवर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। आप एक ऐसा पासवर्ड जिसको एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार आपने यूज़ किया फिर वो चला जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, दोबारा वो आप डालोगे तो नहीं लेगा। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टू मैरी सॉरी इज वन टू मैनी इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें अगर हमें एक से ज़्यादा लोगों को फंड ट्रांसफ़र करना है एक साथ, तो हम किसके हेल्प से करते हैं? क्या RTGS है? क्या नेफ्ट के थ्रू हम एक से ज़्यादा को फंड सेटलमेंट कर पाते हैं, या फिर ECS क्रेडिट है, या ECS डेबिट है? तो देखिए, RTGS और नेफ्ट तो नहीं ही है। ECS क्रेडिट और ECS डेबिट में कौन सा है? ECS क्रेडिट। ये यूज़ किया जाता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, कंपनी हो गई, तो उनमें एक से ज़्यादा लोगों को पेमेंट अगर करनी है, ठीक है, या फिर इक्विटी है, इक्विटी शेयर करनी है, तो उस सब के लिए वो सब कैसे किसके थ्रू होते हैं? ECS क्रेडिट के थ्रू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट?
अब वही आ गया जो वो सारे ही लग रहा है हो जाएंगे। आरटीजीएस हो गया, उसे ऊपर ईएफटी की पूछी थी, तो अभी आ गया एनईएफटी। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पहला ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसमिशन, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या चौथा ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, अच्छा तीसरा है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर और चौथा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? चौथी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज, क्वेश्चन 16 है मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट इनमें से किस में डील करता है? क्या शॉर्ट टर्म फंड में, या लॉन्ग टर्म फंड में, या फिर मीडियम टर्म फंड, या नाइदर ए नॉर बी? देखिए दो तरीके के होते हैं, या तो होता है शॉर्ट टर्म फंड या होता है लॉन्ग टर्म फंड। इनमें जो मनी मार्केट है वो डील करता है शॉर्ट टर्म फंड में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर होगा शॉर्ट टर्म फंड। और जो दूसरा मार्केट हमारा कौन सा होता है? एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किस में डील करता है? कैपिटल मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म फंड में। तो अगर शॉर्ट टर्म पूछा है तो आपको मनी मार्केट पूछा तो कैपिटल मार्केट का भी पता होना चाहिए। ये नेक्स्ट टाइम में भी कैपिटल मार्केट पूछ ले, तो कैपिटल मार्केट करता है लॉन्ग टर्म में, मनी मार्केट करता है शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर यूजुअली रेंजेस। तो जो मैच्योरिटी पीरियड है कमर्शियल पेपर का, उसकी रेंज क्या होती है? क्या 20 से 40 दिन, या 60 से 90 दिन, या 120 से 365 दिन, या फिर 90 से 365 दिन? तो देखिए जो कमर्शियल पेपर होता है ना, कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये भी एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है। और ये मनी मार्केट का भी इंस्ट्रूमेंट है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे ही 365 से कम है। तो ये जो, लेकिन कमर्शियल पेपर की जो रेंज होती है यूजुअली 90 डेज टू 365 डेज होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 17 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली, ट्रेजरी बिल इनमें से क्या होता है? क्या ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बोरो करता है शॉर्ट टर्म फंड्स, या लॉन्ग टर्म फंड्स, या एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, नन ऑफ द अबव? तो ट्रेजरी बिल क्या है? पहली बात, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर आपको इतना पता है ना तो ये क्वेश्चन आप सही कर दोगे कि कैपिटल मार्केट का नहीं है, मनी मार्केट का। और मनी मार्केट का हमने देखा कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म फंड होता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉलो करता है शॉर्ट टर्म फंड। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए, जो ट्रेजरी बिल है ये कौन इशू करता है? और इसके दो ऑप्शन है आपके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या खाली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि ट्रेजरी बिल को कौन इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज द सेटलमेंट साइकिल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई इज। तो एनएसई में सेटलमेंट साइकिल क्या होती है? तो एनएसई ये आपको पता है जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या होता है, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, ठीक है। तो इसमें पूछे जो एनएसई है उसका सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? पहला ऑप्शन है T+5, दूसरा है T+3, सेकंड ऑप्शन है T+3, थर्ड ऑप्शन T+2, या फिर T+1। तो इसका साइकिल कितना होता है? T+2 का। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, T+2। यानी जो आपने जिस दिन ट्रांजेक्शन किया है उसके +2 में, T+2। नाउ 20th क्वेश्चन हमारा क्या है और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो नहीं दिए हुए हैं, तो इसके मैं ऑप्शंस आपको देता हूँ। इसका जो पहला ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में? तो इसका पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1949,
तीसरा ऑप्शन है 1946 या चौथा ऑप्शन है 1954। बताइए इनमें से कब जो ये मैं ऊपर का दफ कर देता हूँ, और जो बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट है ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा है 1949, तीसरा है 1946 और चौथा है 1954। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 इज द राइट आंसर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1949 में हुआ था। तो इसी के साथ हमारे आज के जो ये इस वीडियो में जो पीवाईक्यूज हमको डिस्कस करने थे वो पूरे होते हैं। 20 ही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, 20 एमसीक्यूज हैं। ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, राइट। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और जो ये पीडीएफ है ये आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आंसर की इसकी अलग से शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एंड करते हैं आज के वीडियो को। थैंक यू सो मच।